जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव और आज का वीडियो है भारत की नई बन चुकी सरकार के लिए। नरेंद्र मोदी ने अपना दावा पेश कर दिया है। 292 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने जा रहे हैं 2024 में। और नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में, संसद में दिए अपने भाषण में 10 सालों का खाका भी तैयार कर दिया है। उन्होंने ये भी इशारा कर दिया है कि जनता या उनके विरोधी ये न सोचें कि भारत की ये जो सरकार है वो कहीं से भी कमजोर पड़ेगी। इसके साथ ही जो एनडीए गठबंधन में उनके सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी अपनी पूरे विश्वास को नरेंद्र मोदी को दे दिया है। इसमें तमाम नाम हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, इन सभी ने, पवन कल्याण, इन सभी ने अपना पूरा विश्वास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिखाया है। और इसके साथ हम ये भी आपको बता दें कि 240 सीट भाजपा ने जीती है। वहीं विपक्ष ये कहता आ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार है, जिनके पास मात्र 99 सीटें हैं। तीन टर्म में चुनाव लड़ने के बाद भी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने इतनी सीट नहीं जुटा पाई जो वर्तमान में यानी 2024 का जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं उसको पार कर सके या उसके करीब भी पहुंच सके। तो आज का विषय शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, हमारे एक्सपोज टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है आपको, और हमें आर्थिक सहयोग ज़रूर करें, और वो आप सहयोग कर सकते हैं हमारे इस QR कोड के माध्यम से। तो आइए बात करते हैं राजनीतिक संपादक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मुनेश जी, और साथ ही सुधी दर्शकों को भी नमस्कार। सर, मेरे सवाल की शुरुआत होगी योगी आदित्यनाथ के एक बयान की। उन्होंने अपने बयान में कहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि ये 80 और 20 की लड़ाई है। 80-20 का इशारा आप समझ रहे होंगे, हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे। और दूसरी बात ये कि जो इंडी गठबंधन है वो अपने जीत का दावा ठोक रहा है, जो बहुमत सब 28 दल मिलके भी नहीं जुटा पाए हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो उनसे कहीं ज़्यादा सीट पाई है। इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या जो इंडी गठबंधन की खुशी है वो मान लेने लायक है कि कांग्रेस अब खत्म है? मुनेश जी, बात की शुरुआत में वहां से करूंगा जो दोनों पे लागू होती है जी। चाहे वर्तमान जो सरकार 9 तारीख को शपथ लेने जा रही है, या जो प्रतिपक्ष में बैठे हुए हमारे साथी हैं। मैं दोनों से एक सवाल पूछूंगा और बात वहीं से शुरू करूंगा और आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। इन दोनों में से जी, जो सत्ता पक्ष में है या जो प्रतिपक्ष में है, क्या इनके लिए राष्ट्र से ऊपर भी कोई है क्या? और मैं चुनौती देके कह रहा हूं जी, कि सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष का कोई व्यक्ति आके कहे तो जी, कि राष्ट्र के ऊपर कुछ भी नहीं, और अगर वो स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि राष्ट्र के ऊपर कुछ भी नहीं, तो फिर उनका 5 साल का बिहेवियर इसके विपरीत नहीं दिखना चाहिए संसद के अंदर। जी। आज शुरुआत यहां से होती है कि हम शपथ भारत की अक्षमता संप्रभुता से लेते हैं, और जो सामान्यतः नियम संसद के हैं हम उसी का प्रतिपालन नहीं करते। जी। संसद बनी हुई है प्रत्येक विषयों के ऊपर एक सम्यक विचार विमर्श करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की। और बुनियादी गड़बड़ कहां पे है? बुनियादी गड़बड़ जो मैं आज तक नहीं समझ पाया, और मैं बात कर रहा हूं कॉमनली दोनों से जी, कि साहब एक व्हिप जारी होगा और उसमें जो भी स्टैंड जिस पार्टी का है उसके विपरीत भी अगर कोई विषय आ जाए जी, तो उसे पार्टी के फेवर में ही बोलना है। और बंदा अगर कहीं वो अंतरात्मा की आवाज पे या विषय की सत्यता के आधार पे कुछ बोल जाएगा जी, तो उसकी संसद की सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि पार्टी निकाल बाहर कर देगी।
तो यह जो नियम बना रखा है कि भाई विषयों के ऊपर सम्यक चर्चा होगी और आप अपनी बात रखेंगे, अपनी बात रखता कौन है? तो सब पार्टी की बात रख रहे हैं जी। विषय कुछ और इशारा कर रहा है, लेकिन हम पूरी ढिठाई के साथ उसकी खिलाफत में बोल रहे हैं, जबकि हम मन के अंदर मुझे लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं। तो चलिए, मैं इसको इसलिए नहीं बहुत ज्यादा आपको बहस में ले जाना चाहता हूं। अब ये नियम बना है तो बना है, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, संसद के अंदर बहस नहीं होगी 5 साल तक जी। सत्ता पक्ष रोड़ा अटकाएगा, प्रतिपक्ष रोड़ा अटकाएगा, और जनता ने जो मेहनत की है उस मेहनत पे आप पानी फेर देंगे। तो पहले तो इस बात को प्रतिपक्ष समझ ले जी कि अगर पिछली बार की अपेक्षा इस बार हमारी सीटें ज्यादा आ गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस बार हल्ला कर दे और संसद को बाधित करने का एक और थोड़ा मैंडेट हमको मिल गया है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अपनी सोच आप दुरुस्त कर लीजिए। और सत्ता पक्ष अगर ये सोच रहा है कि राजनीतिक मजबूरी के चलते मैं कोई एक्शन नहीं करूंगा बड़ी से बड़ी चीजों के ऊपर, तो यह भी सत्ता चलाने का तरीका नहीं है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष पहले तो इस बात का वादा करे कि 5 साल तक उसके ऊपर विचार विमर्श होगा विषयों के ऊपर जी। वॉकआउट करने, धरना देने, इन तमाम चीजों का कोई मतलब नहीं होता। और अगर प्रतिपक्ष ये सोच रहा था कि भाई वोटिंग में हम कमजोर पड़ जा रहे थे, बाकी तो हम इसका सहारा ले, तो भाई इस बार तो थोड़ा आपको सीट भी ज्यादा मिल गई है, भाई अब तो मत करना धरना, अब तो मत भागना संसद से। मैं भागना शब्द बोल रहा हूं, जिनको बहस करने की हिम्मत नहीं होती है वही संसद छोड़ के भागते हैं। आज तक मैंने किसी टीम को किसी भी गेम के अंदर मैदान छोड़ के भागते हुए नहीं देखा है कि साहब 5 गोल से हार रहे हैं तो छोड़ो यार, अब नहीं खेलेंगे, इसलिए कि एक दाग लग जाए उस जीतने वाली टीम के ऊपर। पूरा मैच कहां खेल पाए, हम तो बीचों में चले गए। यही सब नैरेटिव चल रहा है देश के अंदर जी। इससे बचिए, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे हैं कि अगले 10 साल, यानी वो इशारा कर रहे हैं कि अगर यही हरकत जारी रखें तो 29 में और बुरा हाल होने वाला है आपका। अभी जो आदत सुधर गई है थोड़ी सी, आदतें आप सुधार लें, वरना जो थोड़ी सी हालात सुधरे हैं, ये हालात बिगड़ भी सकता है 29 में जी। और 5 साल में तो बहुत कुछ हो जाएगा साहब। गंगा और यमुना का कितना पानी बह जाएगा इसका अंदाजा है प्रतिपक्ष के नेताओं को जी। सर एक चीज और है, जैसे कल 7 तारीख को नरेंद्र मोदी ने जो संसद में भाषण दिया, हाँ। जो विश्वास उन पे लोगों ने जताया, उनके सहयोगी दलों ने जताया, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे और आपकी समीक्षा जानना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी ने जो एक भाषण दिया है उसको मीडिया में एक बड़े ही अच्छे और बड़े ही जोरदार भाषण के तौर पे कमेंट किया गया है उस पर। जिस तरीके से मोदी जी ने बोला है वो वाकई में काबिले तारीफ है, और वो डर नहीं दिखाता है कि हमारी सीटें कम हो गई तो हम कहीं से कमज़ोर पड़ेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं सर? पहली चीज़ तो नरेंद्र मोदी जी ने संसद के अंदर एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है उसको प्रतिपादित किया है। लीडरशिप की क्वालिटी क्या है वो भी मैं बता दूं संक्षेप में। लीडर वही है जो अपने सामान्य सिपाहियों की अपेक्षा ज्यादा मेहनत करने वाला है, ज्यादा विकल्प के दरवाजे हैं, ज्यादा उसके पास रास्ते हैं तमाम समस्याओं के, और वो सबको लेकर चलने की क्षमता रखता होगा। बड़ा सुखद लगा कि वहां सब कुछ करने के बाद ही लोगों ने जब टीवी खोला तो देखा कि वो आडवाणी जी के दरवाजे पे थे, वो मुरली मनोहर जोशी के दरवाजे पे थे। कहते हैं खुशियां जब बहुत तारी होती हैं तो आदमी अच्छों को तो छोड़ दीजिए, भगवान को भूल जाता है। इसलिए किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो जो सुख में सुमिरन तब करे तो दुख काहे को हो। कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस आधे भरे हुए गिलास और आधे खाली गिलास में से सिर्फ संसद के अंदर भरे हुए गिलास की बात की जी। या और इसका खुलासा कर दो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पॉजिटिव बातें की, निगेटिव बातें नहीं की।
पॉजिटिव बातें वो आधा गिलास भरा हुआ है, निगेटिव वो आधा गिलास खाली है। आज भी इतना कुछ हो जाने के बाद प्रतिपक्ष उस निगेटिव धारा की बात कर रहा है, खाली गिलास की। जी। जैसे उदाहरण के तौर पे मोदी जी ने कहा कि हम अपनी जीत को पचाना जानते हैं। जीत को पचाने का अर्थ सिर्फ यही होता है सुधीजनों कि व्यक्ति खुशियां पाके घमंड और अहंकार के लेवल पे न चला जाए। जी जी जी। और घमंड और अहंकार पे जाने का अर्थ क्या होता है? वह अपने साथियों की, अपने प्रतिपक्ष के साथियों की उपहास उड़ाता है, मजाक करता है। इस बिंदु पे उठा के देख लीजिए, इंडी गठबंधन वालों का हार जाने के बाद भी क्या रवैया है जी। और वहीं पे आप एनडीए का देखिए, जीत जाने के बाद भी उनका क्या व्यवहार है। ये साफ दर्शकों को मैं कह रहा हूं कि वो देख सकते हैं। जी। दूसरी चीज, मीडिया इतना ज्यादा कयास लगाता है कि चुनाव के पहले ही वो सरकार बना देता है। जी। चुनाव के पहले ही शेयर मार्केट को आसमान में बैठा देता है और चुनाव के बाद वो शेयर में मार्केट नीचे आके गिरता है और पता लगा कि वो जितने कयास लगा रहा था उसमें से कोई भी एग्जैक्ट खरा नहीं उतरा। चाहे सत्ता पक्ष का बात करने वाला मीडिया पक्ष रहा हो, उसने इनकी बातें उठा के रखी गई 400 के पार, और फिर जितने एग्जिट पोल आए वो भी उधर वो आसपास दिखाने लगे। दूसरी तरफ जो प्रतिपक्ष के लोग थे, जो प्रतिपक्ष के चीजों से प्रभावित है, वो लोग अपना उठा के रखने लगे कि साहब नहीं, हम तो गवर्नमेंट बना रहे हैं, हमारा बहुमत आ रहा है। एक इसमें ऐसा भी व्यक्ति था जो लिख के दे रहा था, स्टाम्प पेपर पे नहीं दिया, लिख के यही गनीमत किया उसने, वरना वो चुनौती चली जाती कोर्ट के अंदर स्टाम्प पेपर पे लिखने पे। जी। लेकिन वो ये शब्द जरूर कर रहा था कि मैं लिख के दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जी। अब उसके एक लिख के देने की बात तो छोड़ दीजिए, अभी तो वो महिलाएं खोज रही हैं उसको, जिनको इसने कह दिया था कि 1 लाख रुपया देंगे। सर ये भी हमारा अगला सवाल रहेगा। हाँ ठीक है यार, इस तरह के क्यों मजाक कर रहे हो जनता से, जी। और क्यों इस तरह का बड़बोलापन बोल रहे हो? ये बड़बोलापन राजनीति में नहीं होना चाहिए, सुलझा होना चाहिए, सटीक बातें होनी चाहिए और जिससे राष्ट्र का भला हो वो बयान आने चाहिए। जी। अच्छा सर, आप एक दो चीज़ें राहुल गांधी के ऊपर मैं पूछूंगा। एक तो राहुल गांधी ने चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद जो शेयर मार्केट का ऊपर नीचे हो रहा था, इसको लेके एक मतलब बेवकूफ़ाना बयान कहिए, मतलब बिना किसी तर्क के आप एक कुतर्क गढ़ते चले जा रहे हैं और जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का आपका एक फंडा है। उसी के साथ जैसे इन्होंने शेयर मार्केट पे एक बयान दिया कि 30 लाख करोड़ का जो है कि जनता का नुकसान हुआ है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाला ये पकड़ नहीं पाते हैं, घोटाला हो तब तो पकड़े, और आप खाली घोटाले का एक शगुफा छोड़ देंगे और सोचेंगे कि जनता उसको समझ लेगी। उसके साथ ही आपने जनता को एक फॉर्म भर के दे दिया कि 5 तारीख को आप आइएगा और ये खाता है, आपके खाते में पैसा जाएगा, आपको इतना पैसा हम दे देंगे, आप हमें वोट दे दीजिएगा। इस चीज़ पे क्या सुप्रीम कोर्ट को, क्या चुनाव आयोग को संज्ञान लेके कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि ये तो एक सीधे सीधे बेवकूफ़ बनाना हुआ। मुनेश जी, इसके अलावा भी मेरे बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मैं सीधा सीधा जो है प्राइम मिनिस्टर साहब, कोर्ट जी और चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल इसी पे फोकस करते हैं। जी। राहुल जी, आपसे एक चीज मैं जानना चाहता हूं, वो शेयर मार्केट का छोड़िए ना, आपने तो भर के दिया है ना चुनाव आयोग को कितने करोड़ की परिसंपत्ति है आपकी। हाँ। तो एक सीधा सा सवाल है कि ये जो 1-1 लाख देने की बात आप कर बैठे हैं, ये आप देश को बताइए कि आप अपनी जो करोड़ों की संपत्ति का ब्यौरा दे रखे हैं चुनाव आयोग को, उसमें से देंगे या जनता के ही बटोरे हुए पैसे से इन खास लोगों को दे देंगे? जी। क्यों नहीं चुनाव आयोग पूछता है कि इस तरह के बयानों के ऊपर आपका ब्लूप्रिंट क्या है? जी, बिल्कुल सही बात। क्यों नहीं हमें जानकारी होनी चाहिए? एक
जनता के रूप में हमें कि साहब आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये कैसे करेंगे। ये तो वही हुआ जैसे कि कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को कहे कि मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के लाके तुम्हारी झोली में डाल दूंगा, और वो बेवकूफ प्रेमिका, क्षमा कीजिएगा जनता, वो बेवकूफ प्रेमिका वो मान भी नहीं, वो चांद सितारे तोड़ के उसकी झोली में डाल देगा, जबकि दिखाई दे रहा है कि वो न चांद पहुंच में है न तारे पहुंच में है। और ये गेम कब से खेला जा रहा है? इस गेम की अब थोड़ी इंतहा हो गई है। अब लोग साहब चुनाव खत्म होते दरवाजे पे पहुंच जा रहे हैं, पैसा दो जी। और जिसने वादा किया था वो गायब है। अब वो कहीं ना लिख रहा है स्टाम्प पेपर पे, नहीं कह रहा है कि पैसा देंगे कि नहीं देंगे, क्या करेंगे। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। और मैं फिर जो कहने जा रहा हूं बड़ा खतरनाक है। चुनाव आयोग के जो भी अध्यक्ष हैं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जितने लोगों ने अपनी परिसंपत्तियों के विवरण दिए हैं उसे उठा के तात्कालीन जो वर्तमान गवर्नमेंट बनने जा रही है उसको दिया जाए, उसकी जांच कराई और कहा जाए कि ईडी के द्वारा इन सब लोगों के ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाए जिनकी 5 साल के अंदर दुगनी से लेकर 4 गुना तक की संपत्ति बढ़ गई है। बिल्कुल। और जनता चाहेगी कि इसका रिजल्ट हमको बताया जाए। इलेक्शन के दौरान हेलीकॉप्टरों से घूमते ये नजर आ रहे हैं सभी लोग, और आम जनता सोच रही है कि जिंदगी में कभी एक बार हवाई जहाज पे बैठने का मौका मिल जाए, किराया बहुत है। कितने वंदे भारत में नहीं बैठ पाए। ये जो विसंगतियां हैं जिसके ऊपर मीडिया कभी बात नहीं करती, कुछ कहने को कोई तैयार नहीं होता। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज की तारीख में संविधान को बदलने की औकात किसी की नहीं है। जी। राहुल जी और अखिलेश जी, आप बहुत कहते थे कि ये संविधान बदल देंगे, और यह कह के आपने वोट भी ले लिया। जी। मैं आपको चुनौती देके कह रहा हूं कि आप भी सत्ता में आएंगे तो आपकी भी औकात नहीं है। राहुल जी, आपके तो पिताजी की औकात नहीं थी 400 पाने के बाद वो संविधान को बदल देते। लेकिन संविधान में संशोधन तो होगा। बिल्कुल। इसको करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। और उस संविधान संशोधन की ही बात कही जा रही है। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सी विसंगतियां हैं जिसका उत्तर न तो भारत सरकार खोज पा रहा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट खोज पा रही है, और ना ही चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के पास उसका कोई जवाब है। जी। आप सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा वो कौन कौन सी विसंगतियां हैं, और उन विसंगतियों पे देश कितनी असहाय अवस्था में है कि वो सारी चीजें अपनी आंखों से देख तो सकता है लेकिन कर कुछ नहीं सकता। जैसे उदाहरण के तौर पे यही जो इनकी 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ नौकरी करते नहीं, 400 करोड़ की संपत्ति है साहब जी, एक एक नेता की। आय का ये पैसा कहां से आया, कहां से कमाया है? कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें आप 5 साल के अंदर 400 करोड़ रुपए कमा लेते हो? बिल्कुल। अब क्यों नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए? और तब आप कहेंगे कि ईडी हमारे पीछे लगा दी गई है, हमको अरेस्ट न किया जाए, हमको सम्मन न भेजा जाए, हमको जेल न हो। ये सब परिपाटियां बंद होनी चाहिए। और भी बहुत से पॉइंट हैं, आपकी बातचीत में आएगा तो मैं बताऊंगा कि सरकार कैसे असहाय है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें 2 है जो हम अगले एपिसोड में आप तक पहुंचाएंगे। जिस विसंगति की बात कर रहे हैं उसमें 2 आतंकवादी चुनाव जीत के आए हैं, उस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे और विधिवत बात करेंगे और सर की पूरी समीक्षा हम जानेंगे। सर, एक सरकार बन चुकी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें आप हमें बताइएगा कि आप सरकार से, सांसदों से और प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए जो देश के सिर्फ और सिर्फ देश के हित की बात बहुत हो। अच्छा, इससे बेहतर प्रश्न हो नहीं सकता। और यही प्रश्न पिछले सरकार के वक्त 5 साल गूंजता रहा। कोई ना कोई छोटा से छोटा जो है वो मसला उठा के संसद को बाधित किया गया जी। एक टोटल ये डाटा आना चाहिए कि 5 साल में सम्यक रूप से संसद कितना चली, नहीं चली तो वो टोटल का टोटल जो खर्च आया वो कितना हुआ। जी जी जी।
और अगर एक उपद्रवी के ऊपर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला के भरपाई करते हैं संपत्ति की, तो यह भी तो एक तरह का उग्रवाद है कि हम संसद को नहीं चलने देंगे। जी तो जो नुकसान हुआ उस पैसे की भरपाई इनसे क्यों न की जाए। बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूंगा सभी संसद सदस्यों को जो निर्वाचित होकर आए हैं, आपके अपने क्षेत्र की समस्याएं होंगी। जनता बहुत अपेक्षाओं के साथ आपको जिताकर संसद में भेजी है कि आप उसकी आवाज बनेंगे, और आवाज ही नहीं बनेंगे, क्षेत्र के अंदर जो समस्या है उस समस्या को आप दूर कराने में सहायक होंगे। लेकिन क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कि ऐसे बहुत से संसद सदस्य हैं जो पिछली बार अपनी आवाज ही नहीं रख पाए, बोल ही नहीं पाए, क्योंकि प्रतिपक्ष हंगामा करने पे उतारू था और प्रतिपक्ष इसका दोषारोपण आरोपित कर रहा था सत्ता पक्ष के ऊपर। अब सवाल यह उठता है, एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा, ये बात क्लियर हो जाएगी। मणिपुर को लेके इतना हंगामा किया गया प्रतिपक्ष के द्वारा कि संसद को चलने नहीं दिया गया, बाहर जाके बैठे, धरना पे बैठे, क्या क्या उसी की आड़ में प्राइम मिनिस्टर को जो कहते बना वो कह दिया गया। लेकिन आप लोगों को सुधीजनों मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जी हां, संसद में बात रखी गई, प्रधानमंत्री जी की तरफ से बात रखी गई, और इसका सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि जब यह बात रखी जा रही थी उस समय पूरा का पूरा प्रतिपक्ष वॉकआउट करके चला गया बाहर। होना तो यह चाहिए था कि जिस समय प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे उस समय प्रतिपक्ष को पूरी ताकत के साथ संसद में उपस्थित होना चाहिए था, और उनकी बातें अगर कहीं गलत थी तो उसका जो है जोरदार विरोध करते हुए जवाब दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन बाकायदा बाकी जो भी समय बचा सिर्फ एक ही रट, हंगामा, प्रधानमंत्री बोलते नहीं, प्रधानमंत्री बोलते नहीं, प्रधानमंत्री बोले नहीं, पता ही नहीं कि प्रधानमंत्री कब बोल के चले गए। तो यह स्थितियां संसद में संसद सदस्यों के आचरण पे कहीं उचित नहीं बैठती हैं। हर एक विषय के ऊपर जम के चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता दोनों ही इस बात की कसम उठाएं कि हम संसद का वॉकआउट तो कदापि नहीं करेंगे। जब भी वो वॉकआउट करने की बात सोचें तो सोचें कि जनता का कितना पैसा लगा हुआ है। जी। और दूसरे, वह इस बात की भी कसम उठावे कि प्रत्येक विषय के ऊपर संसद के अंदर सार्थक और सम्यक बहस होगी, और जो भी बातें कहनी है आप अपने उद्बोधन के द्वारा पूरे देश को या सत्ता पक्ष को कहिए। सर, एक इस चुनाव में एक बड़ा विषय बना है अयोध्या का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बना के दिया और वही सीट वहाँ से मोदी हार गए, भाजपा हार गई। इस पे आपकी क्या समीक्षा है और क्या संदेश है, ये बताइए। देखिए, इसके संदेश दो पार्टों में विभाजित है। आप सांसारिक अगर संदेश खोज रहे हैं तो जी हाँ, उन्होंने काम किया था, उनको इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। सांसारिक जवाब तो यही है। लेकिन इसका आध्यात्मिक जवाब क्या है? आध्यात्मिक जवाब यही है कि हमने जीत हार के लिए अयोध्या का कोई भी विकास नहीं किया। हमारी एक आस्था का विषय था, हमने प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाया, और हमारा सुख सिर्फ इतना है कि हमने इतने वर्षों के इस समस्या का समाधान किया और प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक होते हुए उनका भव्य मंदिर बनवा दिया। तो पहली समीक्षा सांसारिक। सांसारिक समीक्षा में अगर आप चले तो आज वर्तमान में बात करने वाला व्यक्ति इस बात को भूल रहा है कि इससे ज्यादा कष्ट अयोध्या ने प्रभु श्री राम के समय में दिया था। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी को आजीवन वनवास थोड़ी दे दिया अयोध्या ने। 14 वर्ष का भी वनवास नरेंद्र मोदी को नहीं दिया, और सब तो सब 5 साल का भी वनवास नहीं दिया। लेकिन जरा सोचिए उस समय की बात, जब अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका नैतिक रूप में उस सत्ता के ऊपर अधिकार था, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को अयोध्या शब्द मैं जोड़ रहा हूं। अयोध्या इसलिए जोड़ रहा हूं कि जो जो लोग उसमें शामिल थे,
सब परिस्थिति को बदल देने की क्षमता रखते थे, सब सामर्थ्यशाली थे। और ऐसी अयोध्या ने प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, भगवान को ही वनवास दे दिया। हम तो सांसारिक नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। और फिर अयोध्या वो स्थान है जो मानसिक संत्रास की सबसे बड़ी नगरी है दुनिया में। मैं ये बात कह रहा हूं, तर्कों के आधार पे कह रहा हूं। जरा सोचिए महाराज दशरथ को, जो चाहते हुए भी अपने बेटे को रोक नहीं पाए और प्राणांत ही हो गया। जरा सोचिए उस मां को जो अपने बेटे को 14 वर्ष की वनवास को रोकने के लिए दशरथ से कह भी नहीं सकती थी। जरा सोचिए उस कुबड़ा दासी मंथरा को कि उसकी हैसियत इतनी ऊपर चली गई कि प्रभु श्री राम को ही 14 वर्ष का वनवास दे दिया। सोचिए जरा उस पीड़ा को कि उर्मिला ने कैसे 14 वर्ष महलों के अंदर काटा अपने पति लक्ष्मण के बिना। जरा सोचिए उस भरत की पीड़ा, जो सत्ता मिलने के बाद भी गद्दी पे नहीं बैठ सकते थे, गड्ढा खोद के नीचे बैठे। और सोचिए जरा उस अभागी अयोध्या को, जो यह सब कुछ करने के बाद 14 वर्ष पश्चाताप करती रही और राम को वापस नहीं ले आ पाई। तो यह तो संताप की नगरी है, दुख ही देती है और इशारे में कहती है, हो तुम्हारा सामर्थ तो इस दुखों से बाहर निकलो, इस जहर को पीने की क्षमता रखो और अपने को महादेव के रूप में परिणित करो और नीलकंठ बन जाओ। अगर ऐसा न होता तो प्रभु श्री राम के आराध्य महादेव न होते और महादेव के आराध्य प्रभु श्री राम न होते। और तब प्रभु श्री राम इतनी भट्टियों में तपने के बाद, इतने दुखों को संताप को ग्रहण करने के बाद तब जाके मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं। और अगर तुलसी इस बात को कहलवाते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नृप सपने मोहि न भावा। जो शिव का नहीं वो राम का भी नहीं, ये राम कह रहे हैं। अरे तो फिर इस अयोध्या से दुखित होने की क्या जरूरत है? अरे मान लीजिए कि जिंदगी में तमाम हिसाब किताब दान पुण्य पाने खोने के हिसाब से हम कर रहे हैं, एक अयोध्या सिर्फ देने के नाम पे कर रहे हैं। और मैं जहां तक समझने में गलती नहीं कर रहा हूं तो नरेंद्र भाई मोदी ने अयोध्या को उस बिंदु पे नहीं लिया है जिस बिंदु पे अयोध्या उनको चोट पहुंचाना चाहती है। चाहे किसी भी कैंडिडेट को आप हरा दीजिए, लेकिन ये नैरेटिव आप कहां से गढ़ पाएंगे कि इस मंदिर को बनवाने वाला नरेंद्र भाई मोदी है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समय सीमा के रहते हुए इतने त्वरित गति से पूर्ण करके राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और दूसरी चीज, अगर आध्यात्मिक रूप से इसको हम देखें तो सांसारिक हो गया कि हम जो करते हैं उसका फल चाहते हैं। बिल्कुल। कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कुरुक्षेत्र में? खेल सांसारिक है, दो सेनाओं के बीच में रथ खड़ा है, खेल सांसारिक शुरू होने जा रहा है। सांसारिक क्या है भाई? अब साले को जो मेरी विचारधारा से सहमत न हो, मेरी बात न मानने वाला हो, 5 गांव हमको देने को तैयार नहीं है, जो सुई के नोक के बराबर जमीन देने को तैयार नहीं है, अब उसकी गर्दन ही उतार देंगे, न रहेगा सामने वाला, न लेने देने की बात करने वाला रहेगा। मामला तो था कि बिना ढिठाई पे गए तो ये होगा नहीं। ढिठाई क्या थी? गुरुदेव को मार देना है जो गुरुदेव ने शिक्षा दिया, पितामह को मार देना है जिन पितामह की गोद में पले, भाई के साथ जिसके साथ खेले उसकी गर्दन उतारने से कम पे सौदा नहीं। तो ये तो ढिठाई की चरम सीमा पे पहुंच के व्यक्ति कर सकता है। लेकिन कृष्ण ने कहा कि सांसारिकता का पुट अगर दिमाग के अंदर बैठाए रहोगे अर्जुन, तो यह युद्ध तुम्हारे जीते नहीं जिताएगा, तुम्हें आध्यात्मिक होना पड़ेगा। और आध्यात्म क्या कहता है? जो आया है वो जाएगा। उसका सिर्फ किया गया कार्य उसकी शोहरत के रूप में इस दुनिया में रह जाएगी। और फिर सबसे बड़ी बात जो कहा कृष्ण ने, वही आध्यात्मिक सूत्र है। हे अर्जुन, तू जय में, पराजय में, लाभ में, हानि में
सब में समान दृष्टिकोण से हो जा। तेरे कर्ता होने का भाव ही तेरे समझ दुखों का कारण है। हे नरेंद्र मोदी, अगर तू ये समझ रहा है कि मैंने इतने कार्य किए और मैं ही अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बना के सत्ता में आऊंगा, तो कर्ता का जो भाव है, जिसे विपक्षी कह रहा है अहंकार की भाषा मत बोलिए मोदी जी, वो कर्ता का भाव अगर रखोगे तो तुमको वो चीज नहीं मिलेगी। और वैसे भी अध्यात्म का एक सूत्र है, जिस चीज की चाहना आप छोड़ दे वो आपकी झोली में आके गिर जाएगा, और जिस चीज को जितना ही चाहोगे सिर्फ वही चीज तुमको नहीं मिलेगी। अध्यात्म का सूत्र है मित्रों, जब आप निरपेक्ष भाव से कर्ता होने का भाव छोड़कर किसी सिर्फ कार्य का मजा लेते हैं, वो चीज आपको झोली में मिलती है। और नरेंद्र मोदी जी, आप इतना क्यों दुखित हो रहे हैं? जरा वो कृष्ण के बारे में सोचिए ना, जो सारी महाभारत को समाप्त करा देने का सारी दुनिया जिसको श्रेय दे रही थी, जिसकी बुद्धि कौशल का लोहा मान रही थी, सब कुछ कर रही थी, वो गांधारी के एक श्राप पे साधारण मौत मारा गया। वो भगवान अपनी मौत भी नहीं बचा पाया। तो आप तो मानव हैं, इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, दुखों के आवेग से निकल के बाहर निकलिए और उस सैनिक के तरह, फौज के सैनिक की तरह, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी जानता है, ड्यूटी के अलावा देशवासियों से वो किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता। आपकी सारी जितनी अपेक्षाएं हैं उसको तराजू के एक पलड़े पे वो सिर्फ अपनी देश के लिए जिंदगी दे देने की क्षमता से आंकता है। इसलिए राष्ट्र आपके लिए प्रथम होना चाहिए, है भी, और सिर्फ उसके हित में कार्य कीजिए। चाहे जितनी अयोध्या आपको जिताए या न जिताए, कार्य आपके बोलते रहेंगे अंतिम समय तक, और आपको मिटा देने की स्थिति फिलहाल राजनीति में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। चाहे जितनी ताकत प्रतिपक्ष लगा ले, प्रतिपक्ष तो ताकत लगा ही रहा है। और ये सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा, राहुल जी, अगर बहुत ऊंचाइयों पे जाना है तो राष्ट्र के लिए कुछ करना सीखिए। गाली देने से राष्ट्र को, प्रधानमंत्री को गाली देने से आपका कोई मंतव्य पूरा नहीं होगा। बस कहीं अकेले थोड़ा सा आपके दिल को सुकून मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये समीक्षा में हमने सारी बातें ले ली हैं, किस तरह से नरेंद्र मोदी की विजय हुई है, और इस विजय को विजय की तरह ही देखा जाना चाहिए। यहाँ कोई पराजय नहीं है, और जो हारे हैं वो अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। आपने लास्ट में एक बात कही कि राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में 7 तारीख के संसद में दिए अपने भाषण में उन्होंने अंत में ये ज़रूर कहा है कि भारत माता से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।